एक अकेला इस शहर में जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी और जहां नवाबी संस्कृति की समृद्ध विरासत के कई प्रतीक मौजूद हैं। नवाबों का शहर नाम से मशहूर ये जगह अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। नितिन सुखीजा आज एक अकेला इस शहर में सीजन 2 के साथ आपको लेकर जा रहे हैं वहां जो शहर ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही दृष्टि से काफी महत्व रखता है। नमस्ते, मैं हूं नितिन सुखीजा, एक अकेला इस शहर में। इससे पहले कि शुरू करें आज के शहर का सफर, डाल लेते हैं एक नजर कुछ जरूरी बातों पर। तो साहब, आज के शहर में आपको लेके आए हैं। आज आपको ऐसे शहर में लेके आए हैं जिसका नाम जल्दी ही गायब होने वाला है। सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो रहा है। जिले का नाम बदल दिया गया है, स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है, जो रोड लखनऊ से यहाँ आती थी उसका नाम भी बदल दिया गया है। अब ये नाम सिर्फ उमराव जान में शामिल है, उमराव जान उपन्यास में, क्योंकि उमराव जान की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। एक जमाने में अवध की राजधानी यहाँ थी। चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जिसका शीर्षक है एक था फैजाबाद। ऐसा माना जाता है कि फैजाबाद की स्थापना अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने 1730 में की थी। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वो यहाँ बहुत कम समय बिता पाए। तीसरे नवाब शुजाउद्दौला यहाँ रहते थे और उन्होंने नदी के तट पर 1764 में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। 1775 में अवध की राजधानी को लखनऊ ले जाया गया और उसके बाद से फैजाबाद की आन बान शान धीरे धीरे कम होती चली गई। हमने यहाँ के सफर की शुरुआत की शुजाउद्दौला के मकबरे से। साहब, ये अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है। शुजाउद्दौला ने यह मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। इसमें उनकी कब्र है, उनकी माँ की कब्र है और एक वक्त पे उनके पिताजी की भी कब्र यही थी, जो बाद में दिल्ली में उनके मकबरे में शिफ्ट कर दी गई, जो कि सफदरजंग के मकबरे के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मकबरा बंद था, लेकिन किस्मत से हमें मिल गए मोहम्मद रजा साहब, जिन्होंने ताला खोल के हमें मकबरे के अंदर जाने का मौका दिया। अंदर नवाब एवं उनकी मां की कब्रें अवस्थित हैं। ये वाली मजार जो है नवाब साहब के बाबा, इनकी वसीयत थी कि हमारी कब्र दिल्ली के मकबरे में रहेगी। सफदरजंग रोड पर सफदरजंग का मकबरा है जी। एक जमाने में फैजाबाद की इमारतों की तूती जो है पूरे अवध में बोला करती थी। यहाँ की हवेलियों की, यहाँ के बुर्जों की। ये अलग बात है कि अब नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा खुद खस्ता हाल में है। लखौरी ईंटों से बने इस मकबरे को गुलाब बाड़ी का नाम दिया गया। मौसम में चारों तरफ गुलाब के फूल नजर आते हैं। परकोटे के अंदर एक मस्जिद, इमाम बाड़ा, शाही हमाम और एक बारादरी भी बनाई गई थी। मकबरा मुगलों की 4 बाग शैली में बना है। वैसे तो हुमायूं के मकबरे और ताजमहल को बड़ा माना जाता है कि एक तरह का स्थापत्य कला है, एक 4 बाग शैली में मकबरे बने हुए हैं, लेकिन अगर ढूंढा जाए तो हिंदुस्तान के छोटे शहरों में भी शिल्प कला की कमी नहीं है। वहां से चले तो हम आगे बढ़े नवाब की बेगम के मकबरे की तरफ। इस बड़े गेट की तरफ बढ़े तो गेट पर एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर नजर आया। अंदर तो जैसे एक बस्ती सी बसी थी और फिर दूसरे गेट से अंदर जाते नजर आई ये बहुत ही खूबसूरत इमारत। बहू बेगम का यह मकबरा फैजाबाद की सबसे बुलंद इमारत माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि शायद पूरे अवध में लखनऊ को मिला करके शायद ये सबसे खूबसूरत इमारत है। अफसोस हम अंदर नहीं जा सकते, सब जगह ताले लगे हुए हैं, बंद किया हुआ है। पर बहू बेगम जो थी, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी, यहीं की रहने वाली थी, फैजाबाद की। और कहा जाता है कि असल में सिक्का तो बहू बेगम का ही चलता था।
इस मकबरे का निर्माण दारब अली खान ने 1815 में शुरू किया। ये बाहर से जितना सुंदर बना है, बताया जाता है कि अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। कहते हैं कि इसके मुख्य कक्ष में जहां कब्र स्थित है, वहां शानशीन पर अनेक धार्मिक चिन्ह सुसज्जित हैं। हमें अंदर जाने के हर रास्ते पर ताला मिल रहा था। दरवाजा, ऊपर जाने का रास्ता। ये कोशिश भी बेकार ही गई ऊपर जाने की। मकबरे के बरामदे के चारों तरफ 4 मीनारें हैं। गुंबद और मीनारों पर पंखुड़ियों जैसी शिल्पकला देखने को मिलती है। बड़ा मन था कि अंदर की छत और दीवारों पर रंगों से सजी सुंदर अलंकृत कारीगरी देखें, लेकिन हर रास्ता बंद ही मिला। यूपी में एक बात बहुत बढ़िया है कि अगर कहीं सड़क पे किसी कट पे ट्रैफिक जाम हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो सड़क बंद कर दो पत्थर लगा करके। और अगर किसी इमारत को मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इमारत बंद कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। भाई या तो इसको मेंटेन किया जाए या लोगों को घुसने ही ना दिया जाए, जिससे वो देख ही ना पाए कि क्या हालत थी। ये दोनों इमारतें ASI के अंडर आती हैं। निराश हम वापस चले तो नजर पड़ी अवध के 2 मछलियों के निशान पर, और पास ही टहलते नजर आए ये ईमू। किसने सोचा था कि बहू बेगम के मकबरे में हमें ईमू भी टहलते हुए मिल जाएंगे। कमाल है। वहां से बाहर निकले तो हमने सोचा कि क्यों ना नवाब और बहू बेगम के महल को भी ढूंढ निकाला जाए। गलियों में भटकते भटकते हम पहुंच ही गए इन खंडरों के बीच। इस जगह को मोती महल कहा जाता है अभी भी। कभी यहाँ पे नवाब शुजाउद्दौला और उनकी बेगम बहू बेगम रहा करते थे। नवाब चले गए, नवाबी चली गई, रह गए तो विरासत में सिर्फ एक खंडहर। हम आपको ऐसे खंडहरों में सिर्फ इसलिए ले जाते हैं कि एक तो हमें इतिहास की जानकारी मिलती रहे, और दूसरा ये कि शायद कोई जागे और इस विरासत को बचाने के लिए कुछ कर जाए। इस महल में कभी रौनक रहा करती थी, आज इन दीवारों पर बंदर आराम करते हैं। आसपास की दीवारों के बीच से बस्ती महल के अंदर आती जा रही है। बीच के मैदान में एक नई मस्जिद बनी दिखी। मोती महल से बाहर निकले तो भूख लग चली थी। किसी ने बताया कि फैजाबाद में सबसे मशहूर हैं राम जी के समोसे। फैजाबाद आके अगर राम जी समोसे का समोसा नहीं खाया आपने तो फैजाबाद आना बेकार है। बहुत तीखा है, ये शायद इसीलिए बहुत फेमस है। और चटनी जो ऊपर डाली गई है, आहा, तीखी मीठी, साथ में गरम चाय। चला जाए, कहीं और घूमने चला जाए। चाय समोसे के बाद पहुंच गए हम एक ऐसे मंदिर जो भगवान के भी भगवान का मंदिर है, बड़ी देवकाली मंदिर। साहब बड़ी देवकाली मंदिर तो बंद निकला क्योंकि हम दोपहर के वक्त आए थे, लेकिन हमें राहुल पाठक यहाँ पे मिले। तो राहुल ये बताएं कि महत्ता क्या है इस मंदिर की, बड़ा मान्यता बहुत है इसकी। ये भैया बताते हैं माँ बड़ी देवकाली मंदिर, जो भगवान श्री राम जी की कुल देवी हैं। भगवान जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या माता उनको लेकर के यहाँ आई थी दर्शन कराने के लिए, अयोध्या से बाहर। जी। राजा दशरथ जी के पिताजी राजा सुदर्शन, इनने यहाँ पे एक यज्ञ किया था, माता जी की स्थापना कराई थी। तब से ये मान्यता है कि किसी के घर में यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक किसी के घर में बच्चे होते हैं तो 1.25 महीने बाद उनकी माता उनको लेके आती है माता जी के चरण में दर्शन कराने के लिए। ये भी मान्यता है कि नई शादियाँ जो होती हैं उसी लिबास में, जिस लिबास में वो शादी करते हैं और दर्शन करने के लिए माता के दरबार में आते हैं। मंदिर दोपहर में बंद रहता है, लेकिन मंदिर के बाहर बने छोटे से बाजार और इस सरोवर के किनारे ठीक ठाक भीड़ भाड़ दिखी। बड़ी देवकाली मंदिर के सामने ये जो सरोवर है यहाँ पर, इसमें कहा जाता है कि 7 कुएं हैं अंदर। अभी पानी का स्तर ऊपर है तो शायद दिख नहीं रहे हैं। 7 कुओं का पवित्र जल है, लोग उनका लाभ उठाना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि उस लाभ उठाने के चक्कर में
लोग गंदगी फैला जाते हैं। राम जी की कुलदेवी के मंदिर से आगे चले तो फैजाबाद कैंट के अंदर होते हुए हम पहुंच गए सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का समय जब धरती पर समाप्त हो गया था तो उन्होंने यहां से गुप्त रूप से इस घाट से सरयू में जल समाधि ली थी, इसलिए इसे गुप्तार घाट कहा जाता है। फैजाबाद के कैंटोनमेंट में स्थित इस घाट के किनारे सरयू का जल युगों युगों से वैसे ही निरंतर बहे जा रहा है। घाट पर ही स्थित है राम जी का ये मंदिर। जब हम अंदर गए तो पुजारी जी ने हमें पूरी कथा सुनाई। भगवान को जब अंतर ध्यान होने का समय आया या अपने धाम जब पधारने का समय आया तो उनकी कृपा से यमराज पधारे। यमराज ने शर्त रखा कि प्रभु हम आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। देखता या सुनता है तो आप उसे प्राण दंड देंगे। लक्ष्मण जी को पहरे पे किया। द्वार पे दुर्वासा ऋषि आ गए, राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं अकेले मारा जाऊंगा, वो चले गए। जैसे प्रवेश किए यमराज अंतर ध्यान हो गए तो दुर्वासा भी वापस चले गए। अब राम जी के सामने समस्या उत्पन्न हुई। बाहर निकलते हैं तो अपने भाई को मारना है, गोदवध का पाप होगा। राम जी ने बाहर जब निकले उन्होंने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो उसी समय लक्ष्मण जी सरजू तट पर गए अयोध्या में, और वहाँ शेषावतारी थे ही, वो अपने मूल रूप में आ गए। आज उस स्थान का नाम लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। राम जी ने सभी भाइयों को लड़कों को राज बांटा। इस सरजू तट पर पधारे। भगवान ने अपने अस्त्र का त्याग किया। जैसे ये भगवान का स्वरूप है, यहाँ भगवान बिना अस्त्र के हैं, दिव्य स्वरूप ऐसा और कहीं है नहीं। तो भगवान यहाँ सबको भेज कर अंतर ध्यान हुए। तो पहले इसका नाम गोप्रतार, अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाने लगा। मंदिर के दरवाजे पर भी हमें 2 मछली के निशान दिखे, अवध की निशानी। घाट पर लोग शाम को पिकनिक मनाने भी आते हैं, नाव की सैर करते हैं और भुट्टा खाते हैं। तो अब इससे पहले कि फैजाबाद का सफर हम खत्म करें, हमने सोचा कि फैजाबाद का नाम कैसे पड़ा होगा। तो पता लगाया, लोगों से पूछा, तो 2 बातें समझ में आई। एक ये कि कोई एक फैज बख्श साहब थे जो कि नवाब के दरबारी थे, उनके नाम पर बना। और दूसरी बात किसी ने, कुछ इतिहासकारों ने बताई, कुछ लोगों ने बताई कि फैजाबाद ईरान में भी एक शहर है और शायद ये जो नवाब थे यहाँ के, उन्होंने उस शहर के नाम पर इस शहर को बसाया और इसका नाम फैजाबाद रखा। चलिए, एक अकेला इस शहर में आपसे मिलेगा फिर किसी एपिसोड में, फिर किसी नए शहर में, कुछ खाते, खिलाते, बनाते या फिर कुछ नया अनजान देखते, घूमते, घुमाते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।